हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, हम बात करेंगे आज पेपर वन के कुछ एमसीक्यूज़ है उसके बारे में बात करते हैं। और फ्रेंड्स, आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन तो दे ही देता हूं कि यूजीसी नेट का जो कंपलसरी पेपर वन है उसके रजिस्ट्रेशन भी ओपन है। और किसी का अगर पेपर टू इन्वायरमेंटल साइंस है तो उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। और फ्रेंड्स, बहुत से स्टूडेंट्स का ऐसे कई बार मैसेज आ जाता है कि कई सारे क्वेश्चंस लेके आए, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात करते हैं, कई व्हाट्सअप करते हैं। या आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आप लोग बहुत याद करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन से इतना फ़र्क मेरे हिसाब से नहीं पड़ता। अगर आप प्रॉपरली ऐसे, जैसे क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन आ गए, आंसर मैं बताता जा रहा हूँ, इससे क्या मुझे नहीं लग रहा कि कुछ भी पॉजिटिव या कुछ भी अच्छा होने वाला है। ये मैं मानता हूँ, ठीक है ना फ्रेंड्स। आप एक क्वेश्चन की क्वालिटी से करिए क्वेश्चन को, है ना, अच्छे से समझिए। क्योंकि एज इट इज़ क्वेश्चन उठ के आना बड़ा मुश्किल होता है। हमें क्या करना है, कंसेप्ट क्लियर करने हैं। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, चाहे कितना ही रिपीटेशन कर दो, कितने ही क्वेश्चन कर लो, उससे मुझे लगता है कि बेनिफिट नहीं होगा। आप नंबर ऑफ क्वेश्चन कोई बात नहीं कम कर रहे हैं, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आज हम क्वेश्चन करते हैं कुछ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मुझे लगता है। तो इनको अच्छे से रिलैक्स होकर, चित्त को शांत करके, अपने आप को शांत करके सुनना है। कोई भी डाउट दिमाग में नहीं रखना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड, ये टीचिंग एप्टीट्यूड से लिया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। टीचिंग मेथड इज आर कॉन्ट्रीब्यूट टू डायरेक्ट लर्निंग। नीचे कुछ टीचिंग के मेथड दिए हुए हैं। आपको पता है ना, कई सारे टीचिंग के मेथड होते हैं, लेक्चर मेथड होते हैं, डिस्कशन और बहुत से ह्यूरिस्टिक मेथड, ये बहुत सारे मेथड होते हैं। तो ये कई सारे टीचिंग के मेथड दिए हुए हैं। उसमें ये पूछा है कि डायरेक्ट लर्निंग का कौन सा मेथड है वो जो डायरेक्ट लर्निंग, प्रत्यक्ष सीखने में कंट्रीब्यूट करता है, सहयोग करता है, ठीक है। तो वो पूछा है, यानी कि डायरेक्ट लर्निंग के लिए सबसे अच्छा सूटेबल मेथड कौन से हैं, ये बात करी है, ठीक है। तो सबसे आप पहले बताओ मुझे, जहाँ पे लेक्चर आ जाता है ना, लेक्चरिंग हो जाती है, वहाँ पे डायरेक्ट लर्निंग नहीं होती है। आप इस बात को दिमाग में रखना। और मैं आपको एक बात और देता हूँ, समझ में रखना, इसको अपने दिमाग में रखना कि कोई भी जो क्वेश्चन हम करते हैं ना फ्रेंड्स, खासकर टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन में क्या होता है, आप जब ऑप्शन अटेम्प्ट करो ना, ठीक है, तो इस तरह से करना कि ये नहीं हो सकता, ठीक है। हो सकते में बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि ये भी होगा, ये भी होगा, लेकिन आप थोड़ा नेगेटिव अप्रोच लेके इन क्वेश्चंस को हैंडल करें। आप ये करें कि ये नहीं हो सकता, फिर ऑप्शन की तरफ जाएं, जैसा जिसमें मोर देन वन ऑप्शन होते हैं ना, ए बी सी बी ऐसे, तो उसमें ये नहीं हो सकता वो काटने की कोशिश करें और फिर इन क्वेश्चंस पे जाएं, ठीक है ना। फिर उनको अच्छे से ऑप्शन को सिलेक्ट करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डायरेक्ट लर्निंग, जहाँ पे लेक्चरिंग आ जाती है ना, लेक्चरशिप आ जाती है, वहाँ डायरेक्ट लर्निंग नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे लर्नर होता है वो पैसिव हो जाता है। तो लेक्चरिंग में डायरेक्ट लर्निंग नहीं होगी। स्टिमुलेशन एंड रोल प्लेइंग तो आपको पता ही है, बड़ा अच्छा रहता है। रोल प्लेइंग होता है ना, जैसे किसी को रोल दे दिया, बच्चे को गांधी जी का रोल दे दिया, ठीक है ना, कि आप ऐसा उनका रोल करिए, तो वो क्या है, उसको सीखता है, रोल करके डायरेक्ट सीखता है। तो ये होता है, ये हो गया। दूसरा फिर लेक्चर हो गया, ये डायरेक्ट नहीं आएगा। अच्छा, वर्कशॉप और असाइनमेंट, ये तो बड़ा सही बात है। वर्कशॉप और असाइनमेंट, वर्कशॉप क्या होती है, एक तरह से प्रैक्टिकल वर्क होता है, खुद शामिल होता है स्टूडेंट। और असाइनमेंट तो स्टूडेंट को देते हैं, तो वो खुद डायरेक्ट सीखता है कि नहीं सीखता, तो ये भी हो गया। मॉक एंड ह्यूरिस्टिक मेथड, मॉक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, इसमें स्टूडेंट होता है वो बहुत एक्टिव रहता है। अगर उसको वास्तव में पढ़ने वाला है तो डायरेक्ट लर्निंग वो करेगा मॉक से, अगर उसे वास्तव में लेक्चर सुनना है वही जाता है, ठीक है ना। और ह्यूरिस्टिक मेथड ट्रायल और करते हैं ना, बार बार करके सीखने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है ना, कि बार बार गलतियां करता है, फिर सीखता है, फिर वह गलतियां करता है, फिर सीखता है। तो ह्यूरिस्टिक मेथड तो इसमें भी अच्छा है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट सीखता है। और इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन कर रहा है, प्रेजेंटेशन में फिर वो लेक्चर वाली बात आ गई तो नहीं। यानी कि डायरेक्ट लर्निंग के कौन कौन से मेथड आ गए, बी वाला करेक्ट है, और डी वाला सही है, और ई वाला, बी डी और ई इज़ द राइट आंसर, ठीक है। मेरी बात समझ में आई फ्रेंड्स? रिलैक्स होके सुनना, समझ में आई सारी बातें कि मैंने क्या कहा, कि आप उस तरह से जाइए। ये कुछ बातें होती है जो हमें एग्जाम तक लेके जानी होते हैं, ठीक है ना। ऐसे बर्डन लेके जाओगे तो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते टाइम बड़ा इशू क्रिएट हो जाता है। तो आप नेगेटिव अप्रोच लेके कि ये नहीं हो सकता, ठीक है ना, फिर आपका क्वेश्चन मुझे लगता है अटेम्प्ट करना ईजी हो जाएगा। तो बी डी ई, ठीक है, बी डी ई, ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है ना, बी डी ई। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये सब मेरी राय है, ठीक है, अगर आपको माननी है तो वेल एंड गुड, नहीं माननी है तो आपकी इच्छा है, ठीक है।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एन एडोलसेंट लर्नर। ये भी टीचिंग एप्टीट्यूड से लिया हुआ क्वेश्चन है। एडोलसेंट लर्नर होता है जो किशोर अवस्था में होता है ना, सीखने वाला शिक्षार्थी, किशोर अवस्था में जो शिक्षार्थी होता है उनको कहते हैं एडोलसेंट लर्नर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एन एडोलसेंट लर्नर विच डिटरमाइन हिज और हर सोशल मॉरल डेवलपमेंट इज द। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, किशोर जो शिक्षार्थी है उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो उसके सामाजिक और नैतिक विकास का निर्धारण करती है। यानी कि कोई भी एडोलसेंट लर्नर है ना, उसकी कौन सी ऐसी विशेषता है जो आप देख रहे हो, ये 4 नीचे विशेषताएं लिखी हुई है, ठीक है ना, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई है नीचे 4। तो इसमें से सबसे बेहतर, सबसे बेस्ट कौन सी ऐसी विशेषता है, कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है एडोलसेंट लर्नर की, जिसको देख के उसके सामाजिक और नैतिक विकास का निर्धारण किया जा सकता है कि ये सोशल और मॉरल डेवलपमेंट का कि ऐसा बनेगा, ये ऐसा है या इस तरह का, कैसे उसको देख के पहचाना जा सकता है। ठीक है, ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, और बात हो रही है किशोर अवस्था की। ठीक है ना, तो आप बताइए, अवे फ्रॉम पेरेंट्स, अगर वो अलग रह रहा है तो इससे आप कुछ आइडिया लगा सकते हैं, बेहतर आंसर नहीं है। ठीक है, मिक्सिंग अप विद द पीयर्स इन द नेबरहुड, जो अपने जो नेबरहुड में जो पीयर्स रह रहे हैं, यानी कि अपने सेम उम्र के जो बच्चे रह रहे हैं, अपने कलीग रह रहे हैं, उसके साथ मिक्सिंग अप करना, ये बहुत ऐसा कोई उस लेवल का आंसर नहीं हो रहा है। ठीक है, आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं लग रहा। अब देखो कितना अच्छा ये है, कंसर्न फॉर हीरो वर्शिपिंग फॉर इम्यूलेटिंग वैल्यू स्टैंडर्ड, यानी कि वो किस को फॉलो करता है, एक तरह से किसकी नैतिकता को, किसके मूल्यों को एक तरह से वो फॉलो करता है। ठीक है ना, किसकी अपने आप में, जैसे इसको ऐसे रिलेट करो ना, आप किसी को फॉलो कर रहा है कोई बच्चा कि अच्छा ये उसको हीरोइज्म दिखता है उसमें कि यार ये ज़बरदस्त है। ठीक है ना, मतलब उसकी चीज़ वहाँ अट्रैक्ट हो रहा है वो, इसका मतलब उससे आइडिया लगा सकते हो कि ये इस तरह की अप्रोच रखेगा, है ना, इस तरह की अप्रोच को ये हो सकता है, या सोशली ऐसा डेवलप हो सकता है, एथिकली या मॉरली ये ऐसा अपने आप को विकसित कर सकता है। तो सबसे बेहतर आंसर, सबसे बेस्ट आंसर कौन सा जाएगा, बी जाएगा। आप मेरे को समझाओ कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, प्लीज़ कोई दिक्कत मत रखना दिमाग में। ठीक है, दिक्कत रखोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है फ्रेंड्स, चित्त को शांत रखना है, अपने आप को रिलैक्स रखना है, सब बहुत बढ़िया है, कुछ भी बुरा नहीं है। प्रेशर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, प्रेशर बहुत गलत चीज़ है, आपको नेगेटिव एनर्जी बहुत घुमा देता है वो। ठीक है, रिलैक्स रहिए। द एम्फेसिस इन मेमोरी लेवल टीचिंग इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो मेमोरी लेवल की बात करी ना हमने, एक आर का पूरा एक वीडियो लिया है, पता है ना, पेपर 1 का। ठीक है, कई सारी उसमें बातें करी है, तो इसकी भी बात करी थी कि टीचिंग के लेवल कितने होते हैं, 3 होता है। सबसे बेसिक मेमोरी हो गया, फिर अंडरस्टैंडिंग हो गया, और फिर कौन सा हो गया, रिफ्लेक्टिव हो गया। तो ये कह रहा है मेमोरी लेवल टीचिंग है, उसमें क्या क्या चीज़ें होगी, स्मृति स्तर शिक्षण में किस पे जोर दिया जाता है, ये पूछ रहा है। तो आप बताओ, अब इसको नेगेटिव अप्रोच लेके करना है। ठीक है ना, फिर ऑप्शन आपके अच्छे से सिलेक्ट हो जाएंगे। स्मृति का आपको पता ही है, मेमोरी का आपको पता ही है कि रटने वाली बात करेगा। ठीक है ना, ठीक है, तो चलो अब वो ऑप्शन देखते हैं जो नहीं हो सकते। ठीक है, उसके बाद हम वो रह ही जाएंगे। ठीक है, रिलेशनशिप अमंग फैक्ट्स, क्या एक बात बताइए, जहाँ पे मेमोरी लेवल होता है वहाँ आप वो फैक्ट्स या तथ्यों के बीच कोई रिलेशनशिप थोड़ी देखता है, वो तो अंडरस्टैंडिंग लेवल हो जाएगा कि इनमें क्या रिलेशन है, तो ये नहीं देखता मेमोरी में। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग होती है क्या, क्रिटिकल थिंकिंग तो नहीं होती। पूरा समझदार होगा, रिफ्लेक्टिव होगा, तब सोचेगा वो क्रिटिकल। मेमोराइज में कहाँ क्रिटिकल थिंकिंग होती है, तो ना ये हो सकता, बी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता। सेग्रीगेटिंग वन फीचर फ्रॉम अनदर, कहाँ सेग्रीगेट कर पाता है, कि सेग्रीगेट कर पाता तो वो रिलेशन ही बना लेता, कि अलग अलग कैसे कर पाएगा, वो सारे फीचर्स को अलग अलग कौन करता है, जिसका मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल हो अच्छा हो, मेमोरी लेवल थोड़ी कि देखो आप अंडरस्टैंडिंग है तभी तो फैक्ट्स को सेग्रीगेट करोगे, अलग अलग करोगे कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, वो तो तभी है, तो ये भी नहीं होगा। तो ना बी होना चाहिए कोई ऑप्शन में, और ना ही डी होना चाहिए, और ना ही एफ होना चाहिए। बी डी एफ नहीं होना चाहिए कोई भी ऑप्शन में, तो वो ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी डी एफ नहीं होना चाहिए, तो इसमें बी है तो ये नहीं होगा, इसमें भी बी है ये नहीं होगा, इसमें तो एफ भी है, डी ई भी है, तो एफ है इसमें, तो नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा बच गया, ए सी ई इज द राइट आंसर। ठीक है ना, बात करी थी ना अपन ने कि बी नहीं होना चाहिए, डी नहीं होना चाहिए, और एफ नहीं होना चाहिए, तो एफ इसमें है, ये नहीं होगा। ठीक है, ई और सॉरी हाँ डी इसमें है, ये नहीं होगा, और इसमें क्या है,
भी है तो वो नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ACE। क्या हो गया, इज द राइट आंसर इज द ACE। और ACE अब देख लो, चाहे वैसे ही आपको दिखा रहा हूँ कि मेमोरी लेवल ए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज, उसमें जो थॉट्स और आइडियाज होते हैं उसका संगठन ही होता है उसके दिमाग में, और कुछ नहीं होता। सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ इनेबल क्विक रिप्रोडक्शन, वो बिल्कुल तेजी से क्विक, मतलब मेमोरी याद होता है उसका, क्विक सीक्वेंस वाइज बोलना, मतलब रटने वाली चीज़ होती है उसमें, क्विक रिप्रोडक्शन कर देता है, वो अपनी बातों को बोल देता है क्विकली, ठीक है ना, प्रेजेंटेशन कर देता है क्योंकि याद होता है ना, उसको मेमोराइज किया होता है, ACE, ठीक है। मास्टरी ऑफ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फैक्ट्स, उसको सीक्वेंस की पूरी जानकारी होगी, तथ्यों की, ठीक है ना, फैक्ट्स की सीक्वेंस ये है, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, ये आज तक हमें याद ही है ना, लेकिन आपको कोई पूछ ले तो कि बताना क्यों ऐसा है, वो नहीं है, लेकिन हमें फैक्ट्स याद हैं कि इसके बाद ये आएगा, ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, ये फैक्ट्स याद हैं, ठीक है ना, मेरी बात समझ गए ना। तो इसका आंसर क्या जाएगा, AC इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई ना फ्रेंड्स, चलो वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट, मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट का कौन सा एग्जाम्पल है, और आप याद रखना मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट में उसकी एबिलिटी को टेस्ट किया जाता है, यानी कि उसके एप्टीट्यूड को टेस्ट किया जाता है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, काम करने की क्षमता किसी चीज़ को, तो ये मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट में क्या होता है, एप्टीट्यूड होता है, एटीट्यूड नहीं होता है, एटीट्यूड दृष्टिकोण होता है, ध्यान रखना। ना ही प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट होता है और ना ही इंटरेस्ट इन्वेंट्री होता है, ये सिर्फ क्या होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसके काम करने की क्षमता को, ठीक है ना, एबिलिटी को ही मापना। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछ लेते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, ये भी इफेक्टिव टीचिंग से क्वेश्चन है, टीचिंग से लिया हुआ है। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए नॉट ए कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। इफेक्टिव टीचिंग से भी बड़े अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा कंपोनेंट, विच ऑफ द नॉट ए कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, कौन सा एक कंपोनेंट है जो इफेक्टिव टीचिंग का नहीं है, प्रभावशाली टीचिंग का एक कंपोनेंट नहीं है, तो आप बताइए कौन सा नहीं है, ठीक है ना। तो आप है वाला देखना, क्वेश्चनिंग टू चेक द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट, बच्चों से क्वेश्चनिंग करना, ठीक है ना, तो ये अच्छा लेवल है कि नहीं, इफेक्टिव टीचिंग है कि नहीं, ये तो इफेक्टिव है, जबकि हमें क्वेश्चन में पूछा इफेक्टिव नहीं वाला, तो ये तो नहीं हो सकता। प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विद फीडबैक, फीडबैक देना, ये तो इफेक्टिव टीचिंग है, ठीक है। बीइंग फ्लेक्सिबल अबाउट हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू लर्न, फ्लेक्सिबल हो जाना, क्या चाहिए समझ में नहीं आ रहा, दोबारा करवा दें, ये कर दें, दोबारा सिखा दें, ये भी अच्छी इफेक्टिव टीचिंग है। तो सीधी सी बात है, कौन सा कंपोनेंट नहीं होगा, फोर्थ वाला नहीं होगा। देख लेते हैं फोर्थ वाला कौन सा है, ये रिएक्टिव मोड ऑफ स्टूडेंट्स बिहेवियर, ये कोई इफेक्टिव टीचिंग की बात नहीं है। रिएक्टिव मोड यानी कि आपको कोई भी स्टूडेंट कोई बिहेव कर रहा है, उसका फटाफट आप प्रतिक्रिया कर रहे हो, रिएक्शन कर रहे हो, ये गलत है। कई बार स्टूडेंट प्रेशर में भी होता है, कई बार स्टूडेंट टेंशन में भी होता है। स्टूडेंट तो स्टूडेंट होता है, अपना शिष्य होता है, तो उस पर कोई बहुत रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, है ना, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। आप मैच्योरिटी दिखाए, आप एक टीचर की तरह दिखाएं कि हाँ मैं टीचर हूँ, कोई बात नहीं, हो जाता है, थोड़ा सा ऐसा होता है, तो रिएक्टिव मोड होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए स्टूडेंट के बिहेवियर पे, ठीक है ना। तो ये इसका चला जाएगा, ये इफेक्टिव टीचिंग के गुण नहीं है, अगर किसी में है तो ये, ठीक है, तो ये ऑप्शन चला जाएगा। बात समझ गए ना, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। ये कह रहा है थ्रू ऑनलाइन टीचिंग, कह रहा है ऑनलाइन टीचिंग के द्वारा ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट, एक बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट कैन बी टॉट, पढ़ाए जा सकते हैं बाय वेरी कंपोटेंट फैकल्टी, बहुत ही सक्षम जो फैकल्टी होती है उसके द्वारा, ऑनलाइन टीचिंग के द्वारा बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा सकता है। ये बात तो बहुत सही है, पढ़ाया तो जाता है ऑनलाइन से, क्या होता है, चलो ठीक है, एक कोई भी कंपोटेंट फैकल्टी होती है, सक्षम फैकल्टी होती है। पहले तो क्या होता, अगर वो किसी स्कूल में होता तो उसी स्कूल के बच्चों तक पहुंच होती उनकी, ठीक है ना, लेकिन ऑनलाइन की वजह से आप की पहुंच पूरे देश में हो जाती है, ठीक है ना, अगर कोई अच्छी फैकल्टी है। मैं मेरी बात कर लेता हूं, अच्छी फैकल्टी की नहीं कह रहा, मेरे अपने आप को कहीं आप सोचो कि मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, मैं जस्ट ये कह रहा हूँ, जैसे अगर मैं मेरी क्लास ले रहा होता तो आप लोग मुझे नहीं जानते होते, अगर ऑफलाइन ही मैं पढ़ा रहा होता, लेकिन ऑनलाइन आप पढ़ा रहे हैं, आप समझ रहे हो, तो आप लोगों से मेरी कनेक्टिविटी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी। आप अदर्स हर एक स्टेट का स्टूडेंट सुन रहा है, हर एक स्टूडेंट का बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा है, बड़ा मतलब कनेक्ट अच्छा है कि नहीं ऑनलाइन, वैसे तो प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, तो ये एक अच्छी बात है कि लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट पढ़ा सकता है एक सक्षम फैकल्टी, वेरी अच्छी गुड, ठीक है। दूसरा रीजन क्या कह रहा है, ऑनलाइन टीचिंग हेल्प स्टूडेंट इन डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग मोर देन द ऑफलाइन टीचिंग कैन डू। नहीं, ऐसा नहीं है,
भी ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन टीचिंग है वो आप में क्रिटिकल थिंकिंग ज़्यादा विकसित कर देती है बजाय ऑफलाइन के, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब आप ऑफलाइन टीचिंग को गलत कह रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऑफलाइन भी बहुत अच्छा होता है, बहुत इंटरेक्शन होता है, ठीक है। तो ये गलत है, तो ए ठीक है, आर गलत है। ये वाली अप्रोच हमें देखनी है कहाँ पे है, ये आंसर सी में है, ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स। बात समझ में आई क्या? क्वेश्चन आपको समझ में आया? ऐसे असेसन रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो अपने आप को अगर रिलैक्स रखे, प्रॉपर किसी एक क्वेश्चन पे आप पकड़ के बैठो और उसके सारे पहलू को समझो, तब आपका अटेम्प्ट होएगा क्वेश्चन। मैं आपको ये मेरा एक्सपीरियंस के तौर पे बता रहा हूँ फ्रेंड्स, वरना ऐसे नहीं होता कि आप बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस करते जा रहे हैं। उसमें क्या होगा कि हो जाएगा, थोड़ा बहुत रिपीट हो जाएगा, वो वाले क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे, लेकिन आप अगर दिमाग लगा के करोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, आप और बाकी बहुत समझदार हैं आप, ठीक है। लेवल ऑफ मेजरमेंट है और इधर कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं फ्रेंड्स। ये स्केल पढ़ते हैं हम मेनली, ये रिसर्च एप्टीट्यूड में हमने पढ़े हैं स्केल। जब रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं इन स्केल को। तो मैं यहाँ बता देता हूँ, याद है क्या आप लोगों को? नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, स्टैट में भी पढ़ते हैं इंटरवल और रेशियो स्केल। तो सबसे बेसिक स्केल, सबसे शुरुआती स्केल होता है नॉमिनल स्केल, जिसमें हमसे सिर्फ क्या पता होता है? क्लासिफिकेशन ही पता होता है, ठीक है। जेंडर का भी पता होता है और क्लासिफिकेशन पता होता है। अगर ऑर्डिनल की बात करें तो सेकंड पोजीशन पे ऑर्डिनल होता है। तो ऑर्डिनल क्या बना देता है? क्लासिफिकेशन ऑफ और ऑर्डर, दोनों चीज़ बता देते हैं। वैसे ही आप है ना, जैसे चीज़ों की संख्या बढ़ती जाएगी इधर क्या क्या बताने की, वैसे वैसे स्केल होता है वो डेवलप होता जाता है। तो नॉमिनल सबसे बेसिक है, वो क्या बताता है? क्लासिफिकेशन। ऑर्डिनल क्या बताता है? क्लासिफिकेशन भी बताता है प्लस ऑर्डर भी। ऐसे पढ़ा है अगर आपको याद हो तो, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो स्केल, ऐसे पढ़ाया था अगर कुछ याद हो तो, ठीक है ना। तो ये हो गया। और बाद में इंटरवल स्केल क्या बताएगा? क्लासिफिकेशन भी बताएगा, ऑर्डर भी बताएगा और इक्वल यूनिट्स भी बताएगा। तो ये हो गया। और इंटरवल में ये हो गया। और रेशियो स्केल तो सबसे डेवलप स्केल होता है और वो तो सारी चीज़ बताता है, और सारी चीज़ है यहाँ पे, क्लासिफिकेशन, ऑर्डर, इक्वल यूनिट्स और एब्सोल्यूट जीरो सब बताता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये हो गया, यानी कि नॉमिनल स्केल में क्या आएगा? सिर्फ क्लासिफिकेशन, ऑर्डिनल में क्लासिफिकेशन एंड ऑर्डर, इंटरवल में क्लासिफिकेशन, ऑर्डर एंड इक्वल यूनिट्स, और रेशियो स्केल में क्लासिफिकेशन, ऑर्डर, इक्वल यूनिट्स एंड एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो के बारे में भी हमने बहुत बातें करी है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ए का 3 है, देख लो ए का 3 कौन से में है, और ए का 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 में है। तो हम बी का मैच करते हैं। बी का 1 है एक में और एक में 4 है, और अपने पास बी में क्या है? बी में अपने पास 4 है, ठीक है। बी में 4 वाला जाएंगे, ए में 3, बी में 4। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर डी है, ठीक है। ए में 3, बी में 4, सी में 2 और डी में 1 इज़ द राइट आंसर, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये अपने को देखना है। अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट उठ के आ सकता है फ्रेंड, तो इस चीज़ को तो ध्यान रखना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द लर्निंग आउटकम आर इंटेंड इन टीचिंग ऑर्गेनाइज्ड एट अंडरस्टैंडिंग लेवल। अब अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात कर रहा है ये। आप बताइए अंडरस्टैंडिंग लेवल किसका एक तरह से फोकस्ड है या किसको इंटेंड करता है? अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो आप सीधा सा देख लो, अंडरस्टैंडिंग लेवल जहाँ रिलेशनशिप आ जाए ना फैक्ट्स के बीच, वो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है। जहाँ पे आप फैक्ट्स के बीच रिलेशनशिप की बात करने लग जाओ, वो कौन सा लेवल है? अंडरस्टैंडिंग। तो देखो, रिलेशनशिप, फैक्ट्स, ठीक है। सीइंग ऑफ रिलेशनशिप एंड पैटर्न अमंग फैक्ट्स, वेरी गुड। ये सीधा सा आंसर है। बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान रखना है फ्रेंड्स, इनको अच्छे से समझना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, रटना नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चन करके चले गए, समझ में एक भी नहीं आया, ये बहुत गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपोजिशनल स्किल एंड क्रिएटिविटी इन प्रेजेंटेशन। ये कह रहा है कंपोजिशनल स्किल, कंपोजिशनल उसको एकदम स्किल, उसकी कौशल देखना हो, और क्रिएटिविटी प्रेजेंटेशन में उसकी क्रिएटिविटी देखनी हो स्टूडेंट की, तो सबसे इफेक्टिव इवेल्युएटेड कौन सा होगा? सबसे इफेक्टिव आप बताओ। किसी स्टूडेंट की कंपोजिशनल स्किल आप देखना चाह रहे हैं, क्रिएटिविटी देखना चाह रहे हैं प्रेजेंटेशन में, तो आप सबसे इफेक्टिव इवेल्युएशन या कैसे मूल्यांकन करोगे? ऑब्जेक्टिव टाइप से करोगे, ऐसे टाइप में, शॉर्ट आंसर टाइप में, या प्रोजेक्टिव टाइप में? आप बताइए, ठीक है। तो आप बताओ। तो हम क्या लिखवाएंगे? ऐसे, तभी तो प्रेजेंटेशन की बात समझ में आएगी ना। ऑब्जेक्टिव में तो हमने रोक दिया, उसकी क्या क्रिएटिविटी है बताइए। ऑब्जेक्टिव में तो 4 ऑप्शन आपने दिए हैं, बता देगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए यूपीएससी में आईएएस की बात करते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, और बहुत सारे मेंस एग्जाम और होते हैं, जैसे स्टेट पीसीएस के होते हैं, सब्जेक्टिव ही रखा जाता है, ऐसे टाइप भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना।
इसीलिए रखा जाता है। यूपीएससी में बहुत बड़े बड़े सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आईएएस में पूछे जाते हैं, ऐसे टाइप भी होते हैं। वो इसीलिए होते हैं कि उसका क्रिएटिविटी देखें, प्रेजेंटेशन में क्या सोचता है ये सब देखें। ठीक है ना, सिर्फ ऑप्शन भरवाने से सब पता नहीं लगता है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऐसे टाइप। ठीक है, तो आपको ये सारी बातें समझ में आई क्या फ्रेंड्स, आ गई होगी। किसी भी तरह की कोई आपको टेंशन नहीं लेनी है, अपने आप को, अपने चित्त को आप रिलैक्स रखें, सब बहुत अच्छा है। टेंशन है ही नहीं, टेंशन आप लोगों ने बनाई है, प्रेशर है ही नहीं, आप लोगों ने क्रिएट किया है। सब आप लोग अगर खुश रह के काम करोगे तो बहुत अच्छा होगा। कोई भी डाउट, कोई भी टेंशन होती है तो प्लीज़ व्हाट्सअप करें। जितना मुझसे सहयोग हो पाएगा, जितना मैं कोऑपरेट कर पाऊँगा, उतना मैं आपको करने की कोशिश करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप खुश रहिए। और एक इन्फॉर्मेशन कि यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है, और जिसका पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस कोड नंबर 89 है उसके रजिस्ट्रेशन भी ओपन है। तो आप खुश रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।